फाइन स्टूडेंट, देखो एथिक्स, स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को समझा है. व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एथिक्स, दैट इज जीएस पेपर 4 फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास. यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक्स समझा है, बेसिक्स अबाउट एथिक्स, और हमने डील किया है सिलेबस से रिलेटेड चीज़, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, वो हम लोग कवर कर चुके हैं पूरा. फिफ्थ क्लास जो सबसे लेटेस्ट क्लास था स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने केस स्टडी देखा और हम लोगों ने बात किया कि केस स्टडी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है सिविल सर्विस में. आफ्टर ऑल जब आप एक आईएएस बनोगे, एक आईपीएस बनोगे या फिर एक आईआरएस बनोगे तो एथिकल डायलेमा में रहोगे हर समय. जब आप एथिकल डायलेमा में रहोगे तो उस समय कैसे डील करोगे, इसलिए केस स्टडी इज मस्ट. एंड जानते हो जहाँ तक सवाल है वेटेज का, तो वेटेज भी बहुत ज़्यादा है जीएस पेपर 4 में, है ना. 120 to 130 का इसका वेटेज है. 110 से लेकर 130 मान लो, चलो 110 से लेकर 120 130 तक रेंज है इसका, लगभग 50% रेंज है. 250 में लगभग 50%, 125 मार्क्स, हाफ में कह रहा हूँ क्योंकि पिछले बार हम लोग एनालिसिस किए थे, तो लगभग 0.5% केस स्टडी है. और केस स्टडी कितना आता है, 12/6, 20 मार्क्स का, करेक्ट. तो आज का जो क्लास होगा वो 6th क्लास होगा स्टूडेंट. तो देखो बूंद बूंद से सागर बनता है, सब क्लास ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. थ्योरी अभी तक हम लोग 3 क्लास में किए हैं और ये 4था क्लास होगा. इन टोटल दिस इज 6th क्लास, समझ गए ना. चलो तो पहले हम लोग फिर सिलेबस को देखेंगे, क्या कवर कर रहे थे हम लोग. फर्स्ट जो हम लोग का हेडलाइंस है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. सब हेडलाइंस, एसेंस, कॉमा, डिटर्मिनेंट्स एंड consequences of ethics in human actions. Correct? ये फर्स्ट सब हेडिंग, ठीक है, अंडर ब्रॉड हेडलाइंस. जानते हो कि टोटल 7 पार्ट में डिवाइडेड है एंड लास्ट वन इज योर केस स्टडी. फर्स्ट पार्ट क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. इसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में हम लोगों ने ये कवर कर चुके हैं, ये कवर कर लिया है. एसेंस का मतलब क्या है, क्वालिटीज ऑफ एथिक्स, समझे. डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है कि व्हाट है ना, व्हाट फैक्टर्स लेड टू है ना एथिकल डिसीजन. एथिकल डिसीजन लेने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, एथिकल डेवलपमेंट कहाँ कहाँ से होते हैं. एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स. और कॉन्सिक्वेंसेज में हम लोगों ने बहुत ब्रांचेस ऑफ एथिक्स को देखा था, करेक्ट. थियोलॉजिकल, डेंटोलॉजिकल, मेटा एथिक्स, याद है ना, वर्चू एथिक्स एंड सो ऑन, जो कि 3rd क्लास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था 3rd क्लास. आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स. इसको हम लोग 2 क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में और कल की क्लास में. तो पहले बताओ स्टूडेंट, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन. जैसे अभी जिस क्लास में तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं कह दूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्लास, तो क्या बोलोगे, क्या इसका मतलब हुआ, क्या इसका लेंथ और ब्रेथ है, यही ना हुआ जी. क्या इसका हाइट है, तो एथिक्स का क्या लेंथ ब्रेथ क्या हाइट है, इसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ एथिक्स. तो यानी कि पहले जो कर रहे थे वो भी एक तरह से डायमेंशन ही है. इसका मतलब एथिक्स का एसेंस समझना भी अपने आप में डायमेंशन है.
एथिक्स का डिटर्मिनेंट समझना भी अपने आप में डायमेंशंस है। तो यहाँ पे डायमेंशंस का मतलब फिर क्या है? देखो, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सिलेबस में जो सिलेबस लिखा रहता है, बहुत सारे वर्ड वेग होते हैं। वेग समझते हो? अनक्लियर होता है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ टीचर कि उसको ठीक से वो डिकोड करे। अदरवाइज यदि उस वर्ड का ठीक से डिकोड नहीं किया जाए तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बात समझो स्टूडेंट। इसलिए इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ टीचर टू डिकोड सच हार्ड वर्ड इन सिलेबस। हार्ड वर्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो वेग वर्ड है, अनक्लियर वर्ड है, इस सेंस में मैं हार्ड बोल रहा हूँ उसको। तो डायमेंशन ऑफ एथिक्स का मतलब है यहाँ पे अप्रोचेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि कोई भी एथिकल डिसीजन लेने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड डायमेंशन ऑफ एथिक्स। बात समझे? डायमेंशन ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है? अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस। किस अप्रोच से हम काम करें ताकि हमारा जो डिसीजन हो, हमारा जो एक्शन हो, वो क्या हो? एथिकली करेक्ट हो। बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ एथिक्स इज नथिंग बट डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस। लिखो बच्चे लोग, डिफरेंट अप्रोचेस टू मेक एन एथिकल डिसीजन। क्या क्या अलग अलग अप्रोच है हमारे पास, क्या क्या तरीका है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एथिकल डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि कभी भी हम धर्म संकट में फंस गए, लेट्स से, कभी भी हम कोई ऐसा केस है जहाँ पे एथिकल डायलेमा है, एथिकल कंसर्न है, समझ रहे हो ना? तो उस समय किस अप्रोच से उसको सॉल्व किया जाए, वही क्या है? डायमेंशन ऑफ एथिक्स। आर यू गेटिंग मी? समझ गए ना? तो देखते हैं कि कितने हमारे पास विकल्प है, कितना अप्रोच से हम कोई भी केस को स्टडी कर सकते हैं, समझे? यानी कि कोई भी एक्शंस हम ले सकते हैं। फॉर डैट यू शुड अवेयर ऑफ द डिफरेंट अप्रोचेस। मिटा देना ये। सिलेबस बार बार लिखो, ऐसा नहीं कि सिलेबस यहाँ पे लिख दिए तुम लोग वहाँ पे नहीं लिख, बार बार लिखो सिलेबस को। क्यों लिख रहे हैं बार बार सिलेबस को हम यहाँ पे? क्यों लिख रहे हैं बार बार हम सिलेबस को वहाँ पे? ताकि याद रहे तुम लोग को। सिलेबस बार बार लिखना है कॉपी में, काम चोरी नहीं करना है। देखो, अप्रोचेस, कीप क्वाइट। approaches to make an ethical decision. Number one approach, utilitarian approach. Number two, rights based approach. Number three, justice / fairness approach. Justice / fairness approach. Fourth one, common good approach. And last one, that is the fifth one, is your virtue approach. इसको लिख लो फटाफट, इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हो गया ना स्टूडेंट? फर्स्ट क्या है बताओ, क्या पढ़ेंगे इसको? यूटिलिटेरियन अप्रोच। क्या होता है यूटिलिटेरियन अप्रोच का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अप्रोच?
इससे पहले वर्ड सुने हो ये? हाँ बताए हैं, जेम्स मिल का भी बताए थे, यदि याद है तो बताओ तो क्या है इसका मतलब? एनी आइडिया? नो आइडिया। राइट बेस्ड अप्रोच, ठीक है मैं बताऊंगा, चर्चा करेंगे हम लोग सब पे, मगर जो तुम पुराना क्लास किए हो, जो इससे पहले क्लास किए हो, कुछ तो मेमोरी में रहना चाहिए ना जी। यदि सब भूल जा रहे हो तो क्या फ़ायदा हुआ फिर क्लास करने का? हाँ यस, कॉन्सिक्वेंसेस, यदि अधिकतर कॉन्सिक्वेंस हमारे हक में है तो उस एक्शन को हम क्या कहेंगे? एथिकली करेक्ट कहेंगे। सही बात यही था ना? बिल्कुल। राइट बेस्ड अप्रोच, इस पे जो लोग भी काम किए थे ना, कि कभी भी हम कोई भी डिसीजन ले तो दूसरे का राइट्स भी हमें देखना होगा, दूसरे का राइट्स उल्लंघन ना हो। समझ गए? जस्टिस एंड फेयरनेस अप्रोच, जस्टिस एंड फेयरनेस अप्रोच का मतलब क्या कि आपका काम ऐसा होना चाहिए जो इक्वली होना चाहिए सबके लिए, यानी कि फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, उसमें नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। बात समझे? तीसरा क्या है? कॉमन गुड अप्रोच, आपका काम ऐसा होना चाहिए जो सबको फ़ायदा पहुंचाए, और स्पेशली ऐसे लोग को जरूर फ़ायदा पहुंचाए जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पीपल है, एल्डर पीपल, चिल्ड्रन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, SC ST, सभी लोग ऐसे जो वंचित लोग हैं। आपका एक्शन उन लोग को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। तब क्या कहेंगे कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं? कॉमन गुड अप्रोच से अपना एक्शन कर रहे हैं। एंड लास्ट वन, वर्च्यू अप्रोच, कि वो चीज़ प्रैक्टिस करके आपके अंदर वर्च्यू आना चाहिए, क्योंकि जो ऑनेस्टी है, जो प्रूडेंस है, जो इंटीग्रिटी है, ये पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, ये हैबिट में इनकलकेट करने वाला चीज़ है, कैरेक्टर बिल्डिंग का चीज़ है ये। तो आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, तो आफ्टर एक्शन क्या आपके अंदर ये सभी चीज़ आया? किस तरह का आप पर्सन बनना चाहते हो? यदि ये चीज़ आया तो आप कह सकते हो कि यस, हमने वर्च्यू अप्रोच के साथ चीज़ों को हल किया है। बात समझ गए ना? चलो एक एक पर अध्ययन करते हैं हम लोग। मिटा देना ये, हाँ देखो, इसको सर्कल बना लो, ठीक है, इसको सर्कल बना लो स्टूडेंट। चलो मैं फिर से कर देता हूँ, और स्पेस रखना वहाँ पे, अच्छा खासा स्पेस रखना। फर्स्ट यूटिलिटेरियन, हाँ यूटिलिटेरियन अप्रोच। देखो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो आपका एक्शंस है वो एथिकली करेक्ट है, एथिकली करेक्ट है इफ इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, एक्शन का जो कॉन्सिक्वेंसेस है क्या मैक्सिमम गुड है, वो मैक्सिमम क्या है? गुड है, और मिनिमम क्या है तुम्हारा? बैड है, यानी कि मिनिमम हार्म हुआ है या मिनिमम बैड है। यानी कोई भी आप क्रिया करते हो, कोई भी आप एक्शन करते हो जहाँ पे धर्म संकट है। अब यहाँ पे समझो बच्चे लोग, यहाँ पे ये समझना जरूरी है, इधर देखो तुम लोग, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आ जाएगा ये केसेस, ये केसेस वहीं पे आएगा जहाँ पे एथिकल कंसर्न इन्वॉल्व है। टॉपिक क्या है? अप्रोचेस टू मेक एन एथिकल डिसीजन। एथिकल डिसीजन आप कब लेते हैं? जब आपका फाउंडेशन क्या हो, जहाँ पे एथिकल डायलामा हो। यदि मान लो कि किसी केस में, किसी एक्शन में डायलामा ही नहीं है, तो क्या वो एथिकल कंसर्न होगा? वहाँ पे नहीं होगा उसमें। यानी कि जहाँ पे धर्म संकट है कि ये भी करेंगे तो प्रॉब्लम है, वो भी करेंगे तो प्रॉब्लम है, इसमें भी कुछ फ़ायदा है, इसमें भी कुछ फ़ायदा है, तो करे क्या? यही सवाल है। तभी हम इस तरह का अप्रोच को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्मल कर रहे हो, खाना खा रहे हो और बोलो कि हम यूटिलिटेरियन अप्रोच से काम कर रहे हैं। नो, इज नॉट द केस। आपका जो केस होना चाहिए और उस केस में जो आपका एक्शंस होना चाहिए, वो एक्शंस में समझ ना, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ नेगेटिव होना चाहिए, और वहाँ पे एथिकल कंसर्न होना चाहिए। ये बात समझ लेना। बात समझ गए ना? ये बात इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखो इस चीज़ को। तो कहने का मतलब है कि हमारा एक्शंस को एथिकली करेक्ट माना जाएगा यदि हमारे एक्शंस का यदि कॉन्सिक्वेंसेस मैक्सिमम डिजायरेबल आउटपुट दे रहा है, यानी कि उससे ज़्यादा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है बट कम नुकसान हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल, अटैक ऑन टेरर। टेरर पर हम अटैक कर रहे हैं,
तो लेट से हम LOC वाला एरिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारा जो है, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वहाँ पे यदि हम अटैक कर रहे हैं तो कैजुअलिटी तो होगा, हमारे लोग, सिविलियन लोग भी मारे जाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म होगा, बर्बाद होगा कि नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है ना कि टेरर पूरा खत्म हो जाएगा, और सो डैट नेक्स्ट टाइम इस तरह का अटैक ना हो उधर से। तो देखो, तो ये यूटिलिटेरियन अप्रोच है कि नहीं है, कि ठीक है उन लोगों को मारेंगे, आखिर उन लोगों को मार रहे हैं ना, एक तो वहाँ पे भी मार रहे हैं, वो भी हार्म हुआ, किसी को मारना भी तो हार्म ही है ना जी स्टूडेंट, कैजुअलिटी भी हो रहा है, हमारे सिविलियन भी मारे जा रहे हैं। जब हम कोई काउंटर अटैक करते हैं तो हमारे सिविलियन का मरने का चांसेस भी रहता है, कैजुअलिटी भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा हमारा, बहुत तरह का बात होगा, पावर लाइन्स टूट सकता है ना। एट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि आपको मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि आपने आतंकवादी को खत्म कर दिया, टेरर को खत्म कर दिया। बात समझे? तो उस डिसीजन क्या माना जाएगा? एथिकली करेक्ट माना जाएगा। तो एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल इज अटैक ऑन टेरर। जब तो टेरर अटैक करोगे तो क्या होगा? देखो मैक्सिमम बेनिफिट क्या हुआ आपका? हाँ, मैक्सिमम बेनिफिट हुआ कि टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गया, टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गया। टेररिस्ट जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो स्ट्रेंथन हो गया ना स्टूडेंट, वो आपका स्ट्रेंथन हो गया, मजबूत हो गया, आपका मजबूत हो गया। हाँ, आपको हार्म भी हुआ है बट मिनिमम हार्म हुआ है, मिनिमम लॉस हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है, अनडाउटली कैजुअलिटी हुआ है। हाँ, सिविलियन लॉस भी हुआ है, सिविलियन का लाइफ लॉस हुआ है। अजय नहीं कि हर केस में हो, कई केस में होता है, कई केस में नहीं भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा लॉस हो गया, पावर लाइंस कहीं टूट गया, एट द एंड ऑफ द डे देखोगे तो यू आर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो इस तरह अप्रोच क्या बोलेंगे हम लोग? यूटिलिटेरियन अप्रोच कहेंगे। समझ गए ना? बट एट द सेम टाइम, चलो साथ साथ ही हम लोग लिखते चले जाते हैं, सोचे थे कि लास्ट में लिखा देंगे, बट इसी के साथ क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, बचा हुआ है। लिमिटेशन क्या होगा बताओ? इसका लिमिटेशन क्या है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये तुम्हारा वैरी करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। अब हम किस चीज़ को मैक्सिमम बेनिफिट मान रहे हैं, ये भी सब्जेक्टिव है। जैसे एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल देखो, अभी जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझो, जो इजराइल और हमास का जो चल रहा है, इजराइल हमास का, इजराइल के भी बहुत सारे लोग मारे गए जब हमास से अटैक हुआ। अभी जो इजरायली जो लोग कर रहे हैं, 5,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और 17-18 हज़ार से लोग ज़्यादा घायल भी हो चुके हैं। तो क्या तुम इसको यूटिलिटेरियन अप्रोच में रखोगे? तुम तो नहीं रखोगे। बट इजराइल के जो गवर्नमेंट है उससे पूछो तो बोलेगा कि यूटिलिटेरियन अप्रोच चाहिए, क्योंकि बार बार अटैक हो रहा था हमास से। तो हाईली सब्जेक्टिव, ये हाईली डिबेटेबल चीज़ है। तो ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है कि किसको हम मैक्सिमम बेनिफिट कहें, या किसको हम मैक्सिमम गुड कहें, या फिर किसको मिनिमम हार्म कहें। ये क्या है? डिबेटेबल टॉपिक है, ये डिबेटेबल हो जाएगा, और ये वैरी करता है, इट कैन वैरी समझ रहे हो ना? अलग वैरी समझ रहे हो? चेंजेस, हाँ, अलग अलग स्टेक होल्डर का मतलब मीनिंग और है, यानी कोई स्टेक होल्डर इसको समझ रहा है कि मैक्सिमम बेनिफिट है, और कोई समझ रहा है नो, ये तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया। तो यहाँ पे कोई ट्रूथ पिक्चर नहीं तुमको दिखेगा, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, समझे इस अप्रोच का। हाँ, एट द सेम टाइम ये हमें हिंट भी देता है, ये हमें ये भी बताता है कि आप वो एक्शन जरूर कर लो जिसमें मैक्सिमम गुड छुपा हो। तो कहीं ना कहीं हमें इनकरेज भी करता है, और कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम एक इंटरप्रिटेशन का भी रास्ता खोलता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम गुड, मैक्सिमम गुड का मतलब क्या है। और जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम गुड का, वो पर्सन टू पर्सन, स्टेक होल्डर टू स्टेक होल्डर वैरी कर सकता है। समझ गए स्टूडेंट लिमिटेशन? इसका बेनिफिट समझ गए? ये खत्म हो गया। और बताओ, कुछ ऐड कर सकते हो और एग्जांपल ऐड कर सकते हो यहाँ पे? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच, जैसे देखो बहुत अच्छा, आज ही पढ़े हो बच्चे लोग तुम लोग करंट अफेयर्स में। हाँ, जैसे एग्जांपल देखो, हेट्रो
सेक्सुअल मैरिज, यही चलता है इंडिया में। हेटेरोसेक्सुअल मैरिज भी चलता है, एक बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में यूनियन होता है, यानी कि शादी होता है। हाँ, अभी कहते एथिकल कंसर्न क्या है, ट्रांसजेंडर लोग आ गए, होमोसेक्सुअल का बात हो रहा है। अभी बोले ना सेम सेक्स मैरिज, सम सेक्स मैरिज। अब तुम खुद देखो, अभी तक हमने किसको ओके बोला है, इसको ओके बोला है और इसको हमने बोला है कि नो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी तो रिसेंटली बोल ही दिया ये चीज़। आज पढ़े हो ना बच्चे लोग तुम लोग? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट विल डिसाइड कि सेम सेक्स मैरिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने राइट टू प्राइवेसी दे दिया, तो दूसरा विषय है। तो हमारे का अब ये भी तो बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा है मैरिज। तो यानी कहने का मतलब मैरिज जो है ये क्या होना चाहिए, हेटेरोसेक्सुअल होना चाहिए या होमोसेक्सुअल होना चाहिए? हेटेरोसेक्सुअल होना चाहिए, होमोसेक्सुअल होना चाहिए। तो होमोसेक्सुअल तो हमने पहले ही ओके बोल दिया। अब यदि ये वाला चीज़ हम लेके आते हैं तो अभी देखो ये वाला चीज़ अभी तक अलाउ नहीं किए, इसका मतलब मैक्सिमम गुड हो रहा है, मिनिमम हार्म हो रहा है। मैक्सिमम गुड हो रहा है, क्यों? हमारा जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो बचा हुआ है। बहुत ही अजब, मैं खूबसूरत बोलता हूँ, तुम्हारे दिमाग का दाद देता हूँ मैं, कि बहुत झट से उस चीज़ को कनेक्ट करना, यही चाहिए, यही इसी लेवल पर कनेक्टिविटी चाहिए, समझे ना, एथिक्स में। अभी देखो जैसे मैरिज हमारे कंट्री में, फिर से रिपीट करता हूँ, मैरिज हमारे कंट्री में हेटेरोसेक्सुअल होता है, यानी कि मैन और मेल और फीमेल के बीच में शादी हो रहा है। ये हम पहले से सैक्रोसेंट मान के चल रहे हैं और इसी चीज़ को हम इनकरेज भी करते हैं, सोशल नॉर्म्स वगैरह बना के, कस्टम्स वगैरह बना के। अभी और इसमें क्या हो रहा है कि मैक्सिमम गुड हो रहा है और मिनिमम हार्म हो रहा है। मिनिमम हार्म किसका हो रहा है? ट्रांसजेंडर लोग का, LGBT कम्युनिटी का। हाँ, एट द सेम टाइम सवाल तो ये भी उठेगा कि उसके लिए क्यों नहीं, उसके लिए क्यों नहीं, सवाल तो उठेगा ना, उसके लिए क्यों नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग दरवाजा बंद ही कर दिया कि हम लीगलाइज नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट का काम है। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच से देखो कि हेटेरोसेक्सुअल के लिए ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द होमोसेक्सुअल, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो गया, व्हाट अबाउट देयर राइट्स। एथिकल कंसर्न हुआ कि नहीं हुआ? प्योर एथिकल कंसर्न हुआ, क्योंकि आपका एक्शंस यदि मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा रहा है और मिनिमम नुकसान हो रहा है, तो ये एथिकल कंसर्न है। बात समझो, यहाँ पे एथिकल डायलेमा जुड़ा हुआ है कि आखिर कौन सा मैरिज को हम प्रमोट करें, और जो प्रमोट कर रहे हैं उसी को प्रमोट कर रहे हैं, जो प्रमोट पहले से हो रहा था उसी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसको कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर रिवर्स हो जाएगा। तो सेम सेक्स मैरिज कर दोगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो हेटेरोसेक्सुअल मैरिज का, वो टूट सकता है, वो बिखर सकता है, वो कस्टम जो प्रैक्टिस है वो सब बर्बाद हो सकता है। इसलिए सरकार ने क्या किया कि नो, ठीक है 7-8% ही आबादी है होमोसेक्सुअल का, ट्रांसजेंडर का, LGBT कम्युनिटी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो वंचित ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेजोरिटी ऑफ आबादी को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम गुड पहुंचना चाहिए। बात समझ गए स्टूडेंट? और इस तरह नए नए इश्यूज को तुम वहाँ पे जोड़ सकते हो। हाँ, उसके लिए सर जस्टिस अप्रोच से हम लोग उसको, हाँ, अभी आएगा। अभी हाँ, बिल्कुल अभी चलेंगे, आगे चलेंगे। इस अप्रोच से लिमिटेशन समझ गए स्टूडेंट, और इस अप्रोच से फ़ायदा भी आपने समझ लिया कि मैक्सिमम को फ़ायदा हो रहा है, मैक्सिमम स्टेक होल्डर को फ़ायदा हो रहा है, या फिर बेनिफिट आपका मैक्सिमम आ रहा है, बट कुछ लिस्ट हार्म भी हो रहा है, कुछ तो हार्म भी हो रहा है। ये तुमको समझ में आया? हार्म हो रहा है यहाँ पे, हाँ, और उस तरह एग्जाम्पल को वहाँ पे जोड़ो उसमें। हाँ, दूसरा अप्रोच में बात करेंगे हम लोग। और इशू जोड़ लेना, आज करंट अफेयर से इशू जोड़ लेना बच्चे लोग। इतना तो लूढ़ बुद्धि होना चाहिए तुम लोग के अंदर कि चीज़ों को जोड़ सके हम। अब बात करते हैं राइट्स बेस्ड अप्रोच, सेकेंड वन। देखो, बेस्ट अप्रोच, अब इसका मतलब क्या है? आपका कोई भी एक्शन एथिकली करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, मैं कोड वर्ड में लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिख लो। एथिकली करेक्ट माना जाएगा जब आप रेस्पेक्ट करोगे, अपने एक्शन में रेस्पेक्ट
moral rights of all the stakeholders. यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन ले रहे हो, पहले देखो केस क्या है, एथिकल डायलेमा वाला केस। दिमाग में पहले से फिट होना चाहिए कि कोई भी डिसीजन है तो उसमें एथिकल डायलेमा है, तभी हम अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। बात समझ गए ना? पहले दिमाग में भरा होना चाहिए कि वहाँ पे एथिकल कंसर्न है। यदि एथिकल कंसर्न नहीं तो अप्रोच कोई काम का नहीं है। बात समझ गए ना? ये है राइट्स बेस्ड अप्रोच, जिस पे जॉन लॉक भी काम किए थे, समझे ना? हाँ, जॉन लॉक ने बहुत काम किया है इस अप्रोच पे। देखो, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे एक्शन आपका एथिकली करेक्ट हो सकता है यदि उस एक्शन में आप क्या कर रहे हो, जितने भी स्टेक होल्डर है उसका मोरल राइट्स को आप रेस्पेक्ट कर रहे हो। तो व्हाट इज द मोरल राइट्स ऑफ द पीपल? देखो, जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन चार्टर बना, ह्यूमन राइट्स चार्टर जिसको कहते हैं, और उसमें कहा गया कि ह्यूमन बीइंग का अपना एक डिग्निटी होता है। और उसके बाद जानते हो कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स बने, है ना, चाहे वो बिल ऑफ राइट्स हो यूनाइटेड स्टेट्स का या भारत का हो, फंडामेंटल राइट्स हो, सब में डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात किया गया है। क्योंकि जो पीपल है, ह्यूमन बीइंग क्या है, वो डिग्निफाइड चीज़ है। यहाँ पे लिखो कि किस अजम्पशन पे है ये अप्रोच, इसका अजम्पशन क्या है, क्यों रेस्पेक्ट करना चाहिए ऑल स्टेक होल्डर। क्योंकि अजम्पशन ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, डिग्निफाइड चीज़ है। ह्यूमन बीइंग इज डिग्निफाइड। ह्यूमन बीइंग पपेट नहीं है। हाँ, वो पपेट नहीं है, वो कठपुतली नहीं है स्टूडेंट, नॉट पपेट। और उसके साथ ऐसा नहीं कुछ भी कर सकते हो। तो अभी देखो, जिस तरह इजराइल का यदि अटैक हो रहा है हमास के ऊपर, तो तुमको लगता है कि राइट बेस्ड अप्रोच हो रहा है वहाँ पे? नो, पूरा कंडेम हो जाएगा वो। क्यों? व्हाट अबाउट द मोरल राइट्स ऑफ हमास पीपल? उसका तो मोरल राइट्स समझ। मोरल राइट्स का मतलब क्या होता है? मोरल राइट्स इज जस्ट लाइक अ फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स, जीने का आज़ादी, खाने का आज़ादी, रहने का आज़ादी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, है कि नहीं? बताओ तो कहने का मतलब क्या हो, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आपका एक्शन तब एथिकली करेक्ट माना जाएगा अंडर राइट बेस्ड अप्रोच, तब आपका एथिकली करेक्ट माना जाए जब आपके एक्शंस में दूसरे का मोरल राइट्स का हित छुपा हो, दूसरे का मोरल राइट्स का हित छुपा हो। यदि किसी का मोरल राइट्स को आप उल्लंघन कर रहे हैं अपने एक्शन में, तो कभी भी आपका एक्शन एथिकली करेक्ट नहीं माना जा सकता अंडर राइट बेस्ड अप्रोच। सो सिंपल, सो सिंपल। तो चलो, ये तो बहुत अच्छा है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, बट इसका भी लिमिटेशन है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल राइट्स? हर कंट्री में मोरल राइट्स अलग अलग है। चाइना में जो पीपल का, जो सिटीजन का जो मोरल राइट्स है वो डिफरेंट है इंडिया कंपेयर में। इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही आज़ादी है। अब तुम फिर कनाडा चले जाओ तो कनाडा में हमसे भी ज़्यादा आज़ादी है वहाँ पे। फिर तुम यूएसए चले जाओ तो हमसे भी ज़्यादा आज़ादी है वहाँ पे। तो वहाँ पे मोरल राइट्स का डेफिनेशन तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट सब चल जाता है वहाँ पे, है ना? वहाँ पे खालिस्तान वाला इशू चल रहा है वहाँ पे। कितना बड़ा है मोरल राइट्स वहाँ पे। वहाँ इंडिया में ये प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। तो हर कंट्री, हर जगह पे मोरल राइट्स का मीनिंग चेंज हो सकता है। और यदि हर जगह ही चेंज हो रहा है, कंट्री टू कंट्री चेंज हो रहा है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है, तो व्हाट अबाउट द राइट बेस्ड अप्रोच? ये सबसे बड़ा लिमिटेशन हो गया इसका। बात समझ में आ गया स्टूडेंट? तो लिमिटेशन क्या हो जाएगा, लिखो यहाँ पे लिमिटेशन। इसका लिमिटेशन हो जाएगा कि जो मोरल राइट्स वो डिफर करता है, वो डिफर करता है प्लेस टू प्लेस, वो डिफर कर रहा है प्लेस टू प्लेस। क्यों? क्योंकि ये भी पूरा डिपेंडेंट है कि गवर्नेंस पैटर्न क्या है वहाँ पे, वहाँ पे गवर्नेंस पैटर्न क्या है, वहाँ पे कस्टम्स क्या है, वहाँ पे नॉर्म्स क्या है। तो ये सब बेसिस पे मोरल राइट्स डिफाइन किए आते हैं। और ये सैक्रोसेंट नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। क्या पूरा वर्ल्ड में सेम रह सकता है क्या मोरल राइट्स? नो, इट में वेरी। जो सिटीजन है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके लिए मोरल राइट्स कुछ और होगा एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू नेपाल, एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। तो आपका सेटअप भी डिपेंड करता है किस तरह का सरकार व्यवस्था है आपका, किस तरह का संविधान है आपका, किस तरह का अनुभव है आपके कंट्री का। जानते हो ना, यदि अनुभव अच्छा है तो और राइट्स मिलते हैं। जैसे पुट्टा स्वामी जजमेंट केस हो गया,
हाँ, और तुम्हारा आईपीसी जो सेक्शन 377 था उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, वो सर्टन क्लॉज को। सही बात है ना? पहले तो नहीं हुआ था, इसी बार हुआ, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस हम लेंगे, जितना कंट्री आगे बढ़ेगा, उतना ही प्रोग्रेसिव राइट्स ऐड होते चले जाते हैं। तो देखो उस समय मोरल राइट्स में डेफिनेशन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले राइट टू प्राइवेसी था ही नहीं, अब देखो राइट टू प्राइवेसी भी तुम्हारा एक तरह से मोरल राइट्स हो गया, एक तरह से फंडामेंटल राइट्स हो गया। तो इट ऑल्सो वेरीज टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, ये वैरी हो रही है, डायनामिक चीज़ है। तो कैसे तुम एक चादर के अंदर लाओगे और कैसे कहोगे कि मोरल राइट्स का उल्लंघन हुआ या फिर उसको फॉलो किया गया? तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ये अप्रोच जो है, ये अप्रोच आपको इनकरेज तो कर रहा है कि यदि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बाकी का राइट्स यदि सुरक्षित है तो आपका एक्शन इथिकली करेक्ट है। तो ये भी तो बहुत पर्याप्त है हमारे लिए ये समझने के लिए कि हमारा एक्शन कैसा हो, एथिकली करेक्ट हो। और एथिकली करेक्ट कब हो? जब तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेस है उसके वजह से किसी का मोरल राइट्स उल्लंघन ना हो। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा रहा है ये चीज़। एट द सेम टाइम्स एक लिमिटेशन भी इम्पोज कर रहा है। समझ गए ना स्टूडेंट? हाँ। और एग्जाम्पल ऐसा ढेर सारा तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। और मैं एक लिमिटेशन और भी बोल सकता हूँ, जैसे इसमें कह रहे हो कि तुम रेस्पेक्ट मोरल राइट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, तो व्हाट अबाउट द फ्यूटर्स? उसका क्या? बच्चे का क्या? उस पर व्हाट अबाउट द एनिमल्स? तो लिमिटेशन है। आप केवल बात करते हो मोरल राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग, हाँ, आप ह्यूमन बींग्स का बात करते हो, तो लिमिटेशन तो यहाँ पे होगा, फ्यूटर्स के बारे में भी होगा। वही एबॉर्शन, बहुत सारा कंट्री ने एबॉर्शन लीगलाइज कर दिया ना स्टूडेंट, बहुत सारा कंट्री में एबॉर्शन लीगलाइज है, अब बहुत सारा कंट्री में नहीं है। जैसे इंडिया में तुम्हारा नीड बेस्ड अप्रोच है, कभी एबॉर्शन करने के लिए ओके करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं करना है। जैसे अभी रिसेंट का जो केस हुआ उसमें हमने मना कर दिया। 26 वीक वाला जो लेडी थी, गई थी ना सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल। व्हाट अबाउट द फ्यूटर्स? व्हाट अबाउट द एनिमल? बताओ एनिमल किलिंग कितना हो रहा है ना? एनिमल्स का वेलफेयर का क्या? कितने लोग मारे जा रहे हैं धर्म के नाम पे, काटे जा रहे हैं धर्म के नाम पे, तो उसका राइट्स का क्या? तुम्हारे डिसीजन में यदि एनिमल मर रहा है तो उस तरह क्या 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 फायदा हुआ उस डिसीजन का? कैसे एथिकली करेक्ट हो तुम? तो वो भी ब्रैकेट लाना होगा, वो डायमेंशन भी लाना होगा, समझे? तो इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली टू द मोरल राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट शुड बी इनकलकेट अदर राइट्स ऑफ क्रिएचर ऑल्सो, समझे ना? दूसरे का जो राइट्स है क्रिएचर का, जैसे एनिमल्स का लाना होगा, बर्ड्स का लाना होगा, नेचर का लाना होगा, सबका ऐड करना होगा, तब जाकर बोलेंगे कि कंप्रहेंसिव अप्रोच हुआ आपका। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, ये समझो, यदि आपके पास, आपको यदि इतना राइट्स दिया गया तो आपके पास ड्यूटी भी होना चाहिए। देखो, यदि हम चाहते हैं कि कोई हमको डिस्टर्ब ना करे, यदि मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो एट द सेम टाइम ये क्वालिटी मेरे अंदर भी तो होना चाहिए कि हम भी किसी को डिस्टर्ब ना करें। हम चाहते हैं कि सब हमको शाबाशी दे, तो एट द सेम टाइम हमको भी दूसरे को शाबाशी देना पड़ेगा। तो राइट्स ऐसे नहीं मिलते हैं, ये तराजू है, तराजू, समझ रहे हो? तराजू, एक तरफ ड्यूटी है तो एक तरफ राइट्स है, तोलना पड़ता है। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं है भारत में, वो अलग बात है, इन्फोर्सेबल नहीं है, वो डीपीएसपी में रख दिए हम। विषय दूसरा है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है, कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन था उनका, वो बाद में ऐड किया गया, वो अलग बात है, मगर विजुअलाइजेशन तो हुआ ना कि जी खाली फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने से नहीं होगा, एट द सेम टाइम यू हैव टू डू ड्यूटीज ऑल्सो टू द नेशन। तो ये भी तो एक बात है कि वॉट एवर यू आर एंजॉइंग इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, यू हैव टू बैलेंस विद द ड्यूटीज। बात समझ गए स्टूडेंट? खाली राइट एंजॉय करने से नहीं होता, आपको ड्यूटी भी फॉलो करना होगा। तो ये तुम इसमें ऐड कर सकते हो। समझ गए ना ये? हाँ, चलो सब में पॉइंट ऐड करते चलो। हाँ, जो कुछ लेक्चर में बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पे, सब लिखना तो इम्पॉसिबल है। तो छोटे छोटे पॉइंट को वहाँ पे टुकड़ी में लिखा करो, आज सुनोगे कल भूल जाओगे, सबको ऐड करो वहाँ पे, नए नए इशू को ऐड करो इसमें। हाँ, थर्ड बताओ क्या है? थर्ड, जस्टिस अप्रोच। जस्टिस अप्रोच देखो, जस्टिस या फिर फेयरनेस अप्रोच। जस्टिस यानी कि सेम आपका एक्शन जो है वो एथिकली करेक्ट माना जाएगा, वो एथिकली करेक्ट मानेगा जब
आपके एक्शंस में जस्टिस हो, यानी कि इक्वल टू ऑल, इक्वलिटी टू ऑल। हाँ रुक जाओ, इक्वलिटी टू ऑल। आपका क्या होना चाहिए एक्शन? इक्वलिटी टू ऑल। इफ अनइक्वल, यदि मान लो अनइक्वल है, यानी कि आपने इक्वल ट्रीट नहीं किया, तो मस्ट हैव सॉलिड ग्राउंड, मस्ट हैव सॉलिड ग्राउंड फॉर जस्टिफिकेशन, फॉर जस्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल समझो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे अक्सर क्या होता है कि एक टीचर ना जो सबसे मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको ज़्यादा फेवर करता है, जो बच्चा पढ़ने में तेज है। जैसे मान लो एक केस दे रहे हैं, हाँ अभी पहले सुनो, अच्छे सुनो स्टूडेंट, सुनोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये। जैसे मान लो कि एग्ज़ाम का टाइम है, ठीक है, एग्ज़ाम का टाइम है और सब तरह के बच्चे बैठे हुए क्लास में, और वही टीचर कंडक्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम को, करेक्ट? एग्जामिनर वही है, टीचर ही है जो पढ़ाते थे क्लास में। एक जो तेज विद्यार्थी है उसने कुछ सवाल पूछा कि सर ये समझ में नहीं आया, तो टीचर का हमेशा टेंडेंसी होता है कि उसको जाके थोड़ा हेल्प करते हैं, क्योंकि वो तेज है टीचर की नज़र में। मैं यदि वही डाउट यदि कोई दूसरा स्टूडेंट पूछे जो एवरेज है या बिलो एवरेज है, तो फिर टीचर उसको अच्छा नहीं बताएगा, उसको उतना अच्छे से नहीं बताएगा। तो क्या ये जो अप्रोच है ये जस्टिस अप्रोच है? सवाल ये है, क्या ये अप्रोच जस्टिस अप्रोच है? क्योंकि जस्टिस अप्रोच का मतलब है कि जितने भी लोग हैं सबके साथ आपको इक्वल प्रैक्टिस करना, सबको इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ कौन सा आर्टिकल में है हमारा? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP, इक्वलिटी है ना जी। यानी कि कहने का मतलब आर्टिकल 15 को फॉलो करना, सिंपल, संविधान का आर्टिकल 15 को फॉलो करना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, दैट इज जस्टिस, इक्वलिटी। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, या फिर तुम उसमें भी जोड़ सकते हो, एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में भी जोड़ सकते हो, इसको अनटचेबिलिटी में भी जोड़ सकते हो, सब इक्वलिटी के अंदर ही आता है, समझो ना। इक्वलिटी में 4 आर्टिकल्स आते हैं। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, यहाँ पे तुम लोग को समझना होगा कि सबको इक्वली देखना चाहिए था उस टीचर को, बस उस टीचर ने क्या किया, मेरिटोरियस विद्यार्थी को फॉलो कर दिया, उसको ज़्यादा उसने क्या फेवर किया है। बट यदि वो टीचर उसको फॉलो कर रहा है तो टीचर के पास तर्क होना चाहिए कि आखिर हम उसको क्यों अच्छा बता रहे हैं, उसको क्यों खराब बता रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा जो पूछ रहा है, हो सकता है कि वो बदमाशी करने के लिए पूछ रहा हो, टीचर का मूड खराब करने के लिए पूछ रहा हो, तो टीचर ने बोल दिया कि वो एजम्पशन ले लिया कि ये क्लास में पढ़ता लिखता था नहीं, इसको क्या बताएंगे फालतू का, हम काय का इक्वलिटी इसके लिए। तो हमारा वैलिड ग्राउंड है, दिमाग उसका मंद था क्लास में, इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते हैं, और वो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको हम जरूर सहयोग करेंगे। तो वही देखो यहाँ पे वही लिखा गया कि आपका एक्शन तब एथिकली करेक्ट माना जाएगा जब आपके एक्शन में जस्टिस छुपा हो, न्याय छुपा हो, इक्वलिटी छुपा हो। इक्वलिटी किसके लिए? सबके लिए। और यदि आप अनइक्वल हो रहे हो, यानी कि फेवरेटिज्म वाला बात कर रहे हो, तो उस समय यदि अनइक्वल हो रहे हो तो आपका सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए जस्टिफिकेशन के लिए। ऐसा नहीं कि मेरा भाई था इसलिए हम कर दिए, नो, ये नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ सॉलिड ग्राउंड फॉर जस्टिफिकेशन, सॉलिड स्टैंडर्ड होना चाहिए उसके लिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, एमएनसी में काम करने वाले एक से एक होते हैं जो एलाइड पोस्ट पे होंगे, सबसे ऊपर पे, उसको बहुत सैलरी मिलता होगा। और यदि मान लो कि उससे जो नीचे वाला ग्रुप में है वो आके बोले कि इसको पैसा देते हैं ज़्यादा, काम तो हम भी करते हैं, तो बोलेगा कि भाई तुम जो काम कर रहा है तुमसे ज़्यादा बेनिफिट ये पहुंचा रहा है क्योंकि वो ऊपर वाला ग्रुप में है, इसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है तुम्हारा कि यदि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा है वो ज़्यादा काम कर रहा है, वो टेक्निकली अवेयर है, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसमें तुम्हारा क्या है, इसमें तो कोई अनजस्टिस का बात ही नहीं है। उसमें यदि इक्वलिटी नहीं हो रहा है तो उसके पीछे तर्क है। यदि आप इक्वल नहीं कर रहे हो और आपके पीछे तर्क है तो इट इज ऑल्सो ए जस्टिस प्रैक्टिस, इसको भी जस्टिस ही माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो ना, हमारा ही देखो ना, पूरा इंडिया का जो तुम्हारा जो आर्टिकल है पूरा जस्टिस अप्रोच पे ही है। अच्छा, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP बोलते हैं, है ना, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में राइट टू एम्प्लॉयमेंट बात है ना, तो फिर आप रिजर्वेशन तो दे रहे हो, आप रिजर्वेशन दे रहे हो ना, ओबीसी को दे रहे हो रिजर्वेशन, SC और ST को दे रहे हो, जस्टिस अप्रोच है वो। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ऑन सर्टेन वैलिड ग्राउंड, क्यों? अरे भाई SC ST के साथ बुरा हुआ है, हिस्टोरिकल अनजस्टिस हुआ है पास्ट में, तो वो पूरा करने के लिए आप कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि वो आर्टिकल भी क्या है,
जस्टिस अप्रोच है। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? तो इक्वल एसेस, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट टर्म में, इक्वलिटी का मतलब है कि तुम्हारा सब्जेक्टिव, और जो चीज़ जब सब्जेक्टिव हो जाएगा तो इंटरप्रिटेशन वैलिड हो सकता है, वही एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है। कई बार हम लोग इस चीज़ को जस्टिफाइज करने के लिए, इसका लिमिटेशन क्या हो जाएगा, देखो पहले इसका एग्जाम्पल समझ लो। इसका एग्जाम्पल देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ आर्टिकल 15 ले लो, आर्टिकल 16 ले लो, हाँ यहाँ पे है एक्सेप्शनल क्लॉज है, या फिर टीचर, हाँ और तुम्हारा जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा, उसका जो लिंक होगा, समझ गए ना? एग्जाम्पल को लिख लेना अपने आप। हाँ, इसका लिमिटेशन क्या होगा स्टूडेंट, इसका लिमिटेशन क्या होगा बताओ? इफ़ अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हो तुम, इफ़ अनइक्वल यानी कि जस्टिस नहीं दे रहे हो, अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हो, और विद द प्रिज्म ऑफ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, तब क्या करोगे फिर? समझ गए ना? तो उस समय तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उस समय दिक्कत हो जाएगा फिर, समझ रहे? इसलिए भी सब्जेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ बताओ तो, ये तुम इंटरप्रिटेशन कर। अब देखो ना, खुद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है उन्होंने खुद कहा था कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है रिजर्वेशन, अब उसको आप परमानेंट कर दिए तो फिर। और अभी जो बिहार का जो कास्ट सेंसस आया उसमें पता चला ना ओबीसी कितने लोग हैं, हाँ 63% ओबीसी है, करेक्ट, 62 to 63% ओबीसी है। व्हाट अबाउट देम? तो इसलिए स्टूडेंट, ये जो आपका अनइक्वल वाला जो चीज़ है सॉलिड ग्राउंड का, ये ग्राउंड में यदि गलत गलत चीज़ आ गया, गलत गलत जस्टिफिकेशन आ गया, तो पूरा आपका जस्टिस अप्रोच खत्म हो सकता है। हाँ बोलो बोलो। हो सकता है, बिल्कुल, मैं तो बोल तो रहा हूँ कि गलत हो सकता है। सॉरी, हाँ अगर हम देखें स्टूडेंट और रेस्टोरेंट लेवल से, तो सब कुछ इक्वल रखना चाहिए। इक्वल रहना चाहिए, बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए, बट टीचर का जस्टिफिकेशन क्या है, और टीचर का यदि जस्टिफिकेशन करेक्ट है, इंडिविजुअल का जस्टिफिकेशन माने नहीं, एक्शन कौन कर रहा है, हु इज अ परफॉर्मर। आपका डिसीजन एथिकली करेक्ट है या नहीं है वो डिपेंड करता है परफॉर्मर के ऊपर। और परफॉर्मर यदि सॉलिड ग्राउंड के साथ जस्टिफिकेशन दे दे, यहाँ पे टीचर परफॉर्मर है और टीचर बोल दे कि नहीं ये सिट्टू या आलोक ये बहुत अच्छा विद्यार्थी है, इसको मैंने फेवर किया, और फेवर भी नहीं, ही डिजर्व्स, क्योंकि वो रोज़ ही आ रहा है क्लास करने के लिए, वो 8-8 घंटा क्लास करता है, इसलिए मैंने उसको समझा दिया। और उसी की जगह मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट है जो मंद बुद्धि का है, जो कभी काम नहीं करता है ठीक से, और वो उठा, और हो सकता है कि टीचर के मन में ऐसा ख्याल हो कि ये उठा है समय बर्बाद करने के लिए मेरा, और उसको डांट के बैठा दिए। तो क्योंकि टीचर हो कोई भी हो तो अपना वो एजम्पशन के साथ ही चल रहा है, मूव कर रहा है। कई बच्चे लोग होते हैं ना क्लास में डिस्टर्ब करने वाले, जैसे यहाँ पे इस क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बैठे होंगे जो सही सवाल पूछेगा, और कई बच्चे लोग बेकार का सवाल पूछेगा। तो अब बेकार का सवाल पूछेगा तो परसेप्शन जनरेट हो जाता है, बट परसेप्शन इज नॉट रियलिटी। अवधारणा जो रियलिटी नहीं है, वो अवधारणा तो बन गया है ब्रेन में, तो अवधारणा पे टीचर तो काम करेगा। अब यदि वो अवधारणा से किसी स्टूडेंट को उसने डांट दिया, उसका अवधारणा में सॉलिड जस्टिफिकेशन है तो करेक्ट है, उसको पता है कि 10 बार पहले भाई यही भी डिस्टर्ब कर चुका है, अभी भी डिस्टर्ब ही करेगा, बैठो शांति से। अब कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है, हो सकता है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट भी आके बेवकूफ़ वाला सवाल पूछ लिया, ये भी हो सकता है। उस समय टीचर ने कहा कि उठो अब बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो परसेप्शन है टीचर के अंदर जो परसेप्शन है वो बढ़िया है, उसका परसेप्शन, अवधारणा अच्छा है उस विद्यार्थी को लेके, तो टीचर फेवर कर रहा है, जबकि नहीं करना चाहिए, फेवर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन ग्रेट जस्टिफिकेशन। बात समझ गए स्टूडेंट? हाँ, जैसे एग्जांपल देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन का है कि नहीं, यहाँ पर सब लिख दोगे, यहाँ पर रिजर्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन है, अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन देते हो नहीं देते हो, रिजर्वेशन है यहाँ पे। और ये देख सकते हो कि अनइक्वल ट्रीटमेंट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेपोटिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेटिज्म, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट। अब फिर वो ग्राउंड जानते हो ना, ये जो मोरल ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे टूट जाएगा फिर,
ये ग्राउंड फिर खराब हो जाएगा, ये खराब करने में टाइम नहीं लगेगा फिर। समझ रहे हो ना, पोस्टिंग हो गया, पता चला कि अपना घर का आदमी है, उसको पोस्टिंग कर दिया गया। और जस्टिफिकेशन क्या है कि इसको कंप्यूटर चलाने तो आता तो है, ये बहुत बढ़िया है, बाकी लोग से बढ़िया है, मेरा भाई है तो क्या है, मेरा ये है तो क्या है, मैं ये अच्छा कैंडिडेट है तो क्या वही अच्छा कैंडिडेट उससे भी बढ़िया कैंडिडेट होगा? नहीं होगा क्या अच्छा कैंडिडेट? अभी जितने पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनके बच्चे सबसे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते हैं, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो उससे बेहतर होंगे, तो उसको क्यों नहीं लाया आपने? तो आपका जस्टिफिकेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। जैसे एग्जांपल देखो, क्रिकेटर, एक से एक क्रिकेटर हुए हैं, और उनके पुत्र भी एक से एक क्रिकेटर हुए हैं। मजा ही नहीं कि हमेशा वो बेटर ही क्रिकेटर हो। जैसे सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट क्रिकेटर है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन, उनका जो बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, क्या उतना बनेगा नहीं बनेगा, यू नेवर नो। अब उसको रिप्लेस करना है, इंडियन टीम में लाना, ये अनएथिकल प्रैक्टिस होगा कि नहीं होगा? जस्ट बिकॉज अब वो खेलता है इसका मतलब थोड़ी कि वो हो जाएगा। हाँ, वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाला विराट कोहली है, तो विराट कोहली इज दियर। अच्छा कि विराट कोहली और सचिन का कोई ट्री मिलता जुलता नहीं है। सचिन आते हैं मुंबई से और विराट आते हैं दिल्ली से, तो फिर दोनों का अपना ही अपना संघर्ष है। तो आप कहीं पे भी अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो देयर मस्ट बी अ सॉलिड ग्राउंड। ग्राउंड आपका सॉलिड होना चाहिए। यदि ग्राउंड सॉलिड नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि आपका जो अप्रोच है जस्टिस अप्रोच है। बात समझ गए स्टूडेंट? न्यूमरस एग्जाम्पल यू कैन गिव। जैसे बॉलीवुड का भी देख लो, फिल्म में भी ऐसा होता है, हाँ है कि नहीं? बताओ तो, फिल्म में तो तुमको बहुत सारा दिखेगा। ये कई एक्टर ऐसे हैं जिनके फादर भी बहुत ग्रेट एक्टर रहे, जैसे सुनील दत्त देखो, सुनील दत्त ग्रेट एक्टर, उनके पुत्र भी ग्रेट एक्टर है, संजय दत्त है ना, खलनायक है ना, वास्तव। तो पर्सनालिटी देखो संजय दत्त का, ग्रेट ना। धर्मेंद्र ग्रेट एक्टर, बहुत ही ग्रेट एक्टर, ठीक है। उनका बेटा देखो सनी देओल, ग्रेट से भी ग्रेट है वो एक्टर। हाँ, बॉबी देओल उतना नहीं पहुंच पाया जितना सनी देओल ने नाम कमाया है। गदर 2 मूवी देखो, तो रिप्लेस किया है, यदि इंडस्ट्री में आया तो उस लायक है तब ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो जहाँ पे फादर का बहुत बड़ा रहा बट पुत्र उस लेवल पर नहीं हुआ, वो पिटा गया वो। यस, लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऐसा है, समझ गए ना? तो आप उसको यदि अपने पोस्ट पे ला रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो या उसको फेवर कर रहे हो, तो देयर मस्ट बी अ सॉलिड जस्टिफिकेशन कि हाँ सच में टैलेंटेड है। यदि टैलेंटेड नहीं है तो लोगों को दिख जाएगा। देखिए, जब सुशांत सिंह राजपूत का जब निधन हुआ, सुसाइड किया उन्होंने, उसके बाद तो पूरा डिबेट हो गया ना, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म वाला पूरा डिबेट। अब उस समय पूरा फ्लो हो ही रहा था, समझे ना? हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म कहाँ नहीं है, ये बताओ जरा हमको, कहाँ नहीं है? हर जगह, जुडिशरी में भी है, जुडिशरी में भी है, सरकार में भी है, हर सेक्टर में ही तुमको नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म मिलेगा देखने को। एक आईएएस का बेटा को आईएएस बनना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू रिक्शा वाला बेटा का बनना। हाँ, ज़्यादा आसान है। क्या रीज़न है? वैल्यू कल्चर, पहले से कल्चर डेवलप्ड हो गया। इसका मतलब क्या नेपोटिज्म फेवरेटिज्म है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये भी तय करना होगा कि कौन सा फेवरेटिज्म है, कौन सा नेपोटिज्म है। हर चीज़ को आप एक चश्मा से नहीं देख सकते हो। अब सिंपल सोचो कि बॉलीवुड वाले जो स्टार है, ऑब्वियसली सी बात है कल्चर उसका वैसा ही है ना। पिताजी कभी एक्टिंग करते थे तो घर में सिग्नेचर वगैरह होता था, बाहर तुम्हारा चप्पल का लाइन लगा हुआ है, डायरेक्टर एक से एक आ रहे हैं मिलने के लिए, छोटे छोटे बच्चे लोग वहाँ बैठे हैं, तो वही संस्कार सीख रहा है और उसको भी अच्छा लग रहा है, उसको भी मज़ा आ रहा है डांस करने में, एक्टिंग सीखने में। वो सीख गया, नेचुरली वो सीख गया वो चीज़ को। जो आपके आस माता पिता यदि जो काम करता है उसका इम्पैक्ट बच्चा पड़ता है ना। हमारे क्लास में भी ऐसे सभी स्टूडेंट होंगे जिसका अपना अपना व्यवसाय होगा अपने माता पिता का, और व्यवसाय में सभी तुम लोग निपुण हो कि नहीं बताओ तो? जैसे बात करो, जैसे उसकी मदर सोशल वेलफेयर में काम करती है, ही ऑल्सो नोज हाउ टू कंपाइल द डेटा, उसको पता है, वो वोटर आईडी बनाने के लिए पहुंच जाता है। किसले, टेक द एग्जाम्पल ऑफ किसले, फादर उस तरफ है, किचन वर्क में है, तो ही इज़ ऑल्सो बेस्ट कुक। तो अब हम कह दें कि नेपोटिज्म है फेवरेटिज्म, गलत बात हो जाएगा ना? कहना होगा कि नहीं होगा बताओ तो आधार होना चाहिए आपका। हाँ, यदि उनके फादर कुछ और काम करते हैं और ये कुछ और काम कर रहा है विदाउट टैलेंट, तो डायरेक्ट आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता उस समय। समझ लेना इस चीज़ को। कितना खत्म किए हैं स्टूडेंट? हाँ,
अब क्या है बताओ वहाँ पे? हाँ, कॉमन गुड अप्रोच। कॉमन गुड अप्रोच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इसको हम एथिक्स ऑफ केयर भी कहते हैं स्टूडेंट। इसी अप्रोच को हम एथिक्स ऑफ केयर अप्रोच भी कहते हैं। एथिक्स ऑफ केयर अप्रोच, इट इज ऑल्सो नोन बाय एथिक्स ऑफ केयर अप्रोच। इसमें भी बात वही है कि आपका एक्शन एथिकली करेक्ट माना जाएगा। आपका एक्शन एथिकली करेक्ट माना जाएगा यदि वो आप पूरा, हाँ, आपके एक्शन का जो बेनिफिशियरी होगा, आपका एक्शन का बेनिफिशियरी होगा टू ऑल पीपल ऑफ सोसाइटी। सभी जो लोग हैं सोसाइटी का, वो सब बेनिफिशियरी होना चाहिए। आज सभी का मतलब स्पेशली वल्नरेबल सेक्शंस, जो वल्नरेबल लोग सब है। वल्नरेबल पीपल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? एल्डर पीपल है ना? एल्डर हुआ कि नहीं हुआ बताओ तो? चिल्ड्रेन, वुमेन, एससीज, एसटी, ट्रांसजेंडर, बोल सकते हो ट्रांसजेंडर, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, दिव्यांग लोग सब। आपके एक्शन से यदि ऐसे लोग को भी फायदा पहुंचता है, समझे, तो आपका एक्शन क्या है? एथिकली करेक्ट है। आपका एक्शन एथिकली करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये कॉमन गुड अप्रोच हमें क्या देता है, क्या सीख देता है? ये हमें ये सीख देता है कि किस तरह का सोसाइटी हम निर्माण करना चाहते हैं। हाँ, मोटिवेट्स अस टू मेक एन इंक्लूसिव सोसाइटी। हमें इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए, है ना, मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है। क्यों? सोसाइटी क्या हो? इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी है। समझे स्टूडेंट? आप कोई भी जैसे एलपीजी देखो, एलपीजी सिलेंडर देखो, महिलाओं को टारगेट किया है कि नहीं किया गया बताओ तो? प्रधानमंत्री जनधन योजना बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है इसका, है ना? ज़्यादा तो वल्नरेबल पीपल ही उसमें गए हैं। जैसे वुमेन पूरा टारगेट किया गया है। तो जैसे पीडीएस सिस्टम देखो, बिल्कुल बात समझ गए ना? हाँ, तो आप एग्जाम्पल, ढेर सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो इस तरह का। जैसे एक सवाल है कंट्री में, अब बट ये हमेशा जान लेना स्टूडेंट कि कोई भी अप्रोच में एथिकल कंसर्न होना चाहिए। देखो 100% पॉपुलेशन, हाँ, किसी भी कंट्री का 100% पॉपुलेशन होता है। हमारा कितना है नंबर में? 140 करोड़। 140 करोड़ आबादी में हम 67 पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं पीडीएस सिस्टम के द्वारा। 67 ओवरऑल। हाँ, रूरल में हम लोग 75% को टारगेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे लगभग 50% कर रहे होते हैं अर्बन में। और दोनों को यदि हम इंक्लूड कर दें तो लगभग 67% को हम टारगेट कर रहे होते हैं पीडीएस सिस्टम में। 67 मतलब ह्यूज ना? तो एथिकल कंसर्न तो है यहाँ पे। एथिकल क्या, इतना एक्सचेकर जो सरकार का जो तिजोरी है, क्या लोगों पे खर्च करना चाहिए? एथिकल कंसर्न है यहाँ पे, है कि नहीं बताओ तो? है, यस, क्योंकि इतना पैसा यदि बच जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा। समझ रहे हो स्टूडेंट? कैसे मैंने यहाँ पे एथिकल कंसर्न को यहाँ पे डाला, इंट्रोड्यूस किया। आपको इंट्रोड्यूस करना आना पड़ेगा। यदि आप उस चीज़ को इंट्रोड्यूस, अब कोई भी स्कीम को, कोई भी प्रोग्राम को नहीं बोल सकते हो अनटिल एंड अनलेस उसमें एथिकल डायलामा ना हो। सरकार के लिए एथिकल डायलामा क्या है कि इतना ज़्यादा देने, बहुत सारे लोग तो बीपीएल कैटेगरी से ऊपर होंगे, क्योंकि हमारे कंट्री में तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से तो 25 से लेकर 30% से नीचे ही है बीपीएल कैटेगरी के लोग सब। तो हम तो दे रहे हैं 67% को। एथिकल कंसर्न तो आ गया यहाँ पे, बट सभी पे काम किया जा रहा है। प्रेग्नेंट लेडी पे भी काम किया जा रहा है, लैक्टेटिंग मदर्स पे काम किया आगे नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से नेशनल प्रेग्नेंट जो महिला है या लैक्टेटिंग जो मदर है, जो दूध पिलाती है बच्चे को, उसको अलग से पैसा भी दिया जाता है। तो दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? मैटरनिटी बेनिफिट भी दिया जाता है अलग से, है कि नहीं बताओ? तो ये क्या है? तुम्हारा एथिक्स ऑफ केयर अप्रोच। हाँ, और इसमें हम क्या चाह रहे हैं?
कि किस तरह का हम सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाए। यदि इस अप्रोच से चलेंगे तो हमारी सोसाइटी क्या होगा, इंक्लूसिव हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास होगा। बात समझे? हाँ, मगर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा कि क्या हमारा एक्शंस इतने लोगों का एस्पिरेशन पूरा कर सकता है? इज इट पॉसिबल? तो बहुत सारी चीज में पॉसिबल हो सकता है, जैसे हम लोगों ने पीडीएस देखा। लिख दो बच्चे लोग, पीडीएस, प्रधानमंत्री जनधन योजना, हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हालांकि वो फेलियर रहा है, मैं लिख सकते हो, सरकार का पॉलिसी था, समझ गए ना? ऐसा बहुत सारा चीज़ हो सकता है। बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपका एक्शंस का रेंज यहाँ तक जा सकता है? क्या आप ऐसा कोई काम कर सकते हो जिसमें हर एक जो लोग हैं सबका एस्पिरेशन पूरा हो? इट्स सो डिफिकल्ट ना स्टूडेंट, सो डिफिकल्ट ना, बहुत डिफिकल्ट है। जैसे एग्जाम्पल देखो, कई बार ऐसे डिजास्टर आ जाते हैं तो आपको वल्नरेबल सेक्शंस को बचाना है, और वल्नरेबल सेक्शन में भी और वल्नरेबल को बचाना है। अब आपके सामने में ये आया कि आप या तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को बचा लो या फिर आप एल्डर पीपल को बचा लो। क्या करोगे उस समय? कोई हो सकता है इधर बचा दे, एल्डर पीपल को बचा दे, और कोई हो सकता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को बचा दे। तो सबको लेके चलना इट्स नॉट अ सिंपल टास्क। तो आपका जो अप्रोच है, उस अप्रोच में कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग फिट ना बैठे, ये एक लिमिटेशन हो सकता है, समझे ना? एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो सकता है। ऑल मे नॉट फिट, मे नॉट फिट, हाँ, सब फिट नहीं हो सकते। और जो बेनिफिशियरी है, अब बेनिफिट्स भी बहुत वैरी करता है। हो सकता है कि ऊपर वाले तबका को बहुत ज़्यादा मिल गया हो और नीचे वाले तबका को बहुत कम मिला हो, तो बेनिफिट्स ऑल्सो वैरी। सब आदमी से पूछोगे कि क्या बाबू तुमको इतना फ़ायदा हुआ, तुमको इतना फ़ायदा हुआ? सब बोलेगा कि हमको इतना फ़ायदा हुआ, कोई बोलेगा हमको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कोई बोलेगा कि हमको कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ है। समझ रहे हो? बेनिफिट्स ऑल्सो वैरी, बेनिफिट्स वैरी कर सकता है अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। समझ गए ना? ये कॉमन गुड अप्रोच हो गया। बट एट द सेम टाइम, चलो ठीक है, नेगेटिव भी बताना जरूरी है, एट द सेम टाइम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो बात होना ही चाहिए। अगर पॉजिटिव कितना अच्छा चीज़ है ये, कि इसमें हम केयर को देखते हैं, कॉम्पैशन को देखते हैं, हम लव को देखते हैं, और स्पेशली वल्नरेबल सेक्शंस को, दिव्यांग को, महिलाओं को, बच्चे को, ऐसा एक्शन करें कि इन लोगों को पॉजिटिव बेनिफिट पहुंचे। यानी किस तरह का हम बेटर सोसाइटी, बेस्ट सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं। ये जो अप्रोच है हमें इस चीज़ को मोटिवेट करता है कि ऐसा हम बनाए, इस तरह का हम सोसाइटी का स्थापना करें। अब लास्ट वन क्या है बताओ? क्या है? वर्चू एथिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्चू एथिक्स पे बात हुआ था ना स्टूडेंट। वर्चू एथिक्स किसने कॉन्सेप्ट दिया था? प्लेटो ने, याद है ना? प्लेटो ही वर्चू एथिक्स को अलग किए थे सुकरात से। क्या होता है कि इसलिए वर्चू एथिक्स का मतलब, वर्चू का मतलब क्या होता है? गुड नॉलेज। लर्न करने से कुछ नहीं होता। ऑनेस्टी लर्न करने वाला चीज़ नहीं है, ऑनेस्टी प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है। प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए, यानी कि आपका एक्शन एथिकली करेक्ट माना जाएगा यदि आपके एक्शंस में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं और उसके वजह से, कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आप में कुछ क्वालिटी डेवलप्ड हुआ है। कैसा? ऑनेस्टी का, इंटीग्रिटी का। यानी कॉन्सिक्वेंसेस गिव यू द गुड वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, लव, सिंपैथी, एम्पैथी, बहुत सारा हो सकता है ना स्टूडेंट। ये डेडिकेशन। तो वो एक्शन क्या है आपका? एथिकली करेक्ट। यानी कि जो आप चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आप ऑनेस्टी आप में डेवलप हो रहा है, रूल नहीं सीख रहे हो, ये प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है? आप उसको इनकलकेट करके आपके अंदर ये चीज़ आ रहा है वो एक्शन करने की वजह से।
इंटीग्रिटी आ रहा है, कंपैशन आ रहा है, लव आ रहा है, समझे, अकाउंटेबिलिटी आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, तो वो एक्शन आपका क्या है, एथिकली करेक्ट है। तो ये कितना प्रैक्टिकल, ये इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल, खाली क्या कि एथिक्स सब किताब का पढ़ने वाला चीज़ नहीं है, समझे, ये आपका प्रैक्टिस में आना चाहिए। अच्छा, पहले भी नहीं बताया, थर्ड क्लास में हम लोग बात किए थे ना, इस पर चर्चा किए थे ना स्टूडेंट। अच्छा, ये हो गया वर्चू एथिक्स। इसका लिमिटेशन बताओ, लिमिटेशन क्या होगा स्टूडेंट? बहुत कम ही लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। Very few will do this kind of practice in their lives. कई बार क्या होता है कि दो एथिक्स के बीच में भी पंगा हो सकता है। मान लो ऑनेस्टी वर्सेस कंपैशन, दोनों ही एथिकल वैल्यूज़ हैं। हो सकता है कोई आदमी इसको प्रीफर करे, इसको नेगलेक्ट कर दे, कोई आदमी इसको प्रीफर करे, ये नेगलेक्ट कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, कभी भी एक काम करते हैं तो जो भी हमारे अंदर जो भी वैल्यू सिस्टम डेवलप हो रहा है, क्या सबका मात्रा बराबर होगा? सुनो यहाँ बच्चे लोग, जैसे तुम लोग अभी ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ डेवलप होना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है तुम लोग से कि जितने भी आपके वैल्यूज़ हैं, क्या सब बराबर प्रोपोर्शन में आपके अंदर डेवलप हो रहे होंगे? नहीं हो रहे होंगे। ऑनेस्टी के नाम पे पता चला 1% हुआ, हाँ, लव के मामले मान लो 100% हो गया, ऐसा हो सकता है। कंपैशन आपका हो सकता है 70% हो गया हो, सिंपैथी मान लो कि 50% से प्लस हो, हाँ, इंटीग्रिटी हो सकता है कि बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि जो वैल्यूज़ है वो मल्टीपल है, और एक समय में आप मल्टीपल वैल्यूज़ को सीखते हुए जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो व्हाट अबाउट द ऑल द वैल्यूज़? और सब वैल्यूज़ को आप बराबर सीख रहे हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझे स्टूडेंट? तो वर्चू एथिक्स में जरूरी नहीं कि सब वैल्यूज़ को आप बराबर ही तवज्जो दे के चलोगे, और कई बार तो आपका एक एथिकल वैल्यू और दूसरे एथिकल वैल्यू के बीच में क्लैश कर जाएगा, और उस समय आपको एक चुनना होगा, फिर चाहे तो ऑनेस्टी चुनो या फिर तुम कंपैशन चुनो। बात समझे? और उस समय डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। अब जैसे अभी देखो क्लास में पढ़ा रहे हैं, सब लोग नोट्स बना रहे हो, अब ये बताओ जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हो या जो बच्चे आज एब्सेंट हुए हैं, क्या सबका अकाउंटेबिलिटी बराबर होगा? सब तो इसी क्लास में पढ़ते हो। क्या सबका ट्रांसपेरेंसी बराबर होगा? नहीं होगा। क्या सबका ऑनेस्टी बराबर होगा? टीचर वही, क्लास वही, बेंच भी वही, सब अलग हुआ। अब प्रैक्टिस भी वही, एक्शन भी वही, बट स्टिल यू हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो कैसे मैं इसको एब्सोल्यूट मान लूँ? आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो स्टूडेंट? तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। देखो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। आसपास का एग्जाम्पल दो, ज़्यादा समझोगे, बुद्धि खुलेगा, अब बदमाश हो तो वैल्यूज डेवलप्ड हो जाएगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते पढ़ते अपने आप भी हो सकता है। ठीक है? एथिक्स क्लास कंप्लीट होने के बाद यदि बच्चा लोग 20% भी तुम लोग के अंदर बदलाव आ गया तो मैं मानूंगा कि मेरा काम खत्म हो गया। होप सो ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तुम लिखा है इस चीज़ को, समझ गए ना? तो यस, वी हैव कंप्लीटेड 5 अप्रोच। लिमिटेशन क्या है वो बता दिए। हाँ, सबका लिमिटेशन करते गए। यदि मैं ओवरऑल लिमिटेशन का बात करूं, मिटा देना, और भी ऐसे लिख सकते हो ना, बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो खुद भी। अब वर्चू पे प्लेटो काम किए थे, तो जो बोल रहे हैं, जो लिखा नहीं पा रहे हैं, उसको फटाफट ऐड करते जाना है अपने आप। यदि मैं ओवरऑल इस अप्रोच का नेगेटिविटी बताऊं, समझे स्टूडेंट, नेगेटिविटी बताऊं तो बहुत सारा हो सकता है, और सब पे ही काम किए हम लोग, तो सबको एक घेरे में लिख सकते हो कि, है ना, एक घेरे में लिख सकते हो ना तुम लोग कि हाँ, यस, डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोचेस, और उसमें बता सकते हो कि सबका एक साथ लिख के तुम रख सकते हो। हाँ, बट एट द सेम टाइम यूजफुलनेस भी तो है। बच्चे लोग सबका यूजफुलनेस भी किए ना हम लोग। जैसे फर्स्ट वन देखो, मैं लिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे सुनो अच्छे से, सब में जाकर लिख देना, या फिर हम बता चुके हैं। जैसे लिमिटेशन का बात है तो सब में लिमिटेशन बात की है। जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच है, इसमें यूजफुलनेस क्या है? कम से कम ये हमें बता रहा है कि मैक्सिमम गुड की तरफ जाइए। तो उस समय कांपोगे नहीं डिसीजन लेने में, उस समय नहीं कांपोगे। किसी का मोरल राइट्स हनन हो रहा है क्या? नहीं कांपोगे, सोचोगे कि मैक्सिमम गुड हो रहा है, काम कर देते हैं। ये आपको दिया ना ताकत, ये आपको इंकरेजमेंट दिया। हाँ, उसका लिमिटेशन क्या है तो उसको साइड रखो। दूसरा क्या है? दूसरा राइट बेस्ड अप्रोच है। इसमें आपको इंकरेजमेंट दिया ना कि आपका जो भी काम होना चाहिए वो दूसरे का मोरल राइट्स को देखते हुए काम होना चाहिए। आप यदि चाहते हो कि आपका मोरल राइट सुरक्षित रहे तो दूसरे का भी रहना चाहिए।
ये आपको सीख दे रहा है। तीसरा क्या है बताओ? जस्टिस सिस्टम। जस्टिस तो आपको और जस्टिसेबल बनाएगा कि यदि आप अनइक्वल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो उसके पीछे भी सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, यानी कि आपका जो एक्शन होना चाहिए बहुत ही रैशनल होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए। यस, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और बताओ उसके बाद क्या किया हम लोग? हाँ, कॉमन गुड अप्रोच। ये तो पूरा एथिक्स ऑफ केयर है, किस तरह का सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं। हाँ, हम किस तरह का बेटर सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं। एंड लास्ट वन इज योर, हाँ, वर्चू एथिक्स में क्या हम सीखते हैं? जितना हमारा वर्चू डेवलप्ड होगा उतना ही हमारा वैल्यूज एथिकल होगा, उतना ही हमारा एक्शन क्या होगा? एथिकल होगा। तो यूजफुलनेस भी तो है, समझ रहे हो स्टूडेंट? यूजफुलनेस है। सबको एक साथ रख के लिख सकते हो ना तुम लोग, और सबका निगेटिव भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। हाँ, एथिकल मेकिंग डिसीजन। कैसे हम लोग डिसीजन एथिकल वाला लें, हाउ टू टेक एन एथिकल डिसीजन। ठीक है, एथिकल मेकिंग डिसीजन, प्रोसेस ऑफ, इसलिए रुक जा, एथिकल, अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ, हेडलाइन एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ऐसे लिखो। क्या प्रोसेस होना चाहिए? सबसे फर्स्ट क्या करोगे स्टूडेंट? स्टेप 1, इसका मतलब हेडलाइन समझ में आ गया क्या है इसका मतलब? एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब एथिकल डिसीजन को किस तरह बनाओगे, उसका प्रोसेस क्या है? एथिकल डिसीजन लेने का प्रोसेस क्या है? इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो केस लोगे ना, गेट द केस। पहले जो केस है आपका, आपके सामने में केस आया, अब उस केस में क्या ढूंढोगे? एथिकल कंसर्न है कि नहीं है। यदि जिसमें एथिकल कंसर्न नहीं है तो वहाँ पे काहे तुम काम करोगे ऐसा? फिर वो तो सिंपल डिसीजन ले लो वहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सुनील, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ, एनालिसिस ऑफ एथिकल कंसर्न इन अ केस। फर्स्ट स्टेप लिखो यहाँ पे, स्टेप 1। क्लोज एनालिसिस ऑफ एथिकल कंसर्न इन ए केस। एनालिसिस कर लिया, तुमको मिला यस या फिर नो। नो है तो बात ही खत्म हो गया, आगे बढ़ना ही नहीं है, सिंपल डिसीजन ले लो अपना, क्योंकि उसमें धर्म संकट ही नहीं है, उसमें सिंपल डिसीजन लेना है उसमें। हाँ, यदि यस आया तो फिर स्टेप 2 जाओगे। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा? गेट्स द फैक्ट्स अबाउट द केस। केस जो है, जैसे मैं एग्जांपल एक केस देता हूँ, ठीक है ना, केस देता हूँ फिर उसको समझाता हूँ और ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। लेट्स से एक केस ऐसा है स्टूडेंट, एक क्लास, ठीक है ना, क्लास में एक छोटी बच्चे का एडमिशन हुआ, छोटी बच्ची का, एक छोटी बच्ची है उसका एडमिशन हुआ। पहले समझो केस, समझो पहले, ठीक है, फिर इनपुट देना मुझे। क्या हुआ? एक क्लास में एक छोटी बच्चे का एडमिशन हुआ, बच्ची का, गर्ल का एडमिशन हुआ। एक जो टीचर है, वो टीचर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो बच्ची कुछ बोलती ही नहीं है। थोड़ा बहुत फीमेल टीचर के सामने में उसका मुंह खुलता है, अब मेल टीचर के सामने तो कुछ बोल ही नहीं पाती वो लड़की, बहुत घबराहट है, कुछ नहीं बोल पाती है। तो टीचर ने नोटिस किया, अरे ये तो यार गड़बड़ है, बाकी बच्चे लोग तो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, बात उत कर रहे हैं, ये तो बच्चा बोल ही नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अब मुंह भी खुलता है तो फीमेल टीचर के सामने ही खुलता है, और भी बहुत कम। तो टीचर ने क्या किया, पेरेंट्स को कॉल किया, जानना चाहा कि आखिर इसका हिस्ट्री क्या है। समझ रहे हो स्टूडेंट? ये केस स्टडी में दे रहा हूँ। मदर आई और मदर से बात हुआ कि क्या है इसका बच्चा, क्या है। तो मदर क्या बोल रही है यहाँ पे? मदर बोल रही है कि सर ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में ना कमज़ोर है, नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर है। और जो इसके स्टेप फादर है, अब देखो, जो इसके स्टेप फादर है
वो भी उतना नहीं कमाते हैं, और ये एक प्रॉब्लम से गुजर रही है, मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही है, इसलिए इसको हम ठीक से हेल्थ केयर नहीं दे सकते हैं इसको, इसका इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो एज अ टीचर तुम उस समय क्या डिसीजन लोगे, क्योंकि तुम तो पीछे जान लिए, स्टेप फादर भी है, पैसा भी नहीं कमाता है ठीक से, और बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, मेंटली भी प्रॉब्लम है, बच्चे वो छोटी बच्ची पढ़ने में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक केस हो गया। अब इसमें देखो एथिकल कंसर्न क्या इन्वॉल्व है। एथिकल कंसर्न ये है कि छोड़ दो बच्चे को, छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, या फिर तुम्हारा इंटरवेंशन होना चाहिए, क्योंकि तुम टीचर हो तो तुम चाहोगे कि अपने विद्यार्थी वो आप जीवन में आगे बढ़े, करे कि नहीं करे, करने में भी कुछ फायदा है, विद्यार्थी का जीवन का बात है, और नहीं करने में भी फायदा है। क्यों? इंटरफेरेंस नहीं होगा उधर, हो सकता है बात स्टेप फादर तक पहुंचेगा, फिर बवाल हो जाएगा फैमिली बीच में, समझ रहे हो ना। है इसमें एथिकल डायलेमा स्टूडेंट। तो उसके लिए पहले तो एनालिसिस करो केस का, क्या उसमें एथिकल डायलेमा इन्वॉल्व। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है स्टूडेंट, गेट द फैक्ट्स, गेट द फैक्ट्स ऑफ द केस। केस का फैक्ट्स निकालो। अब देखो फैक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, फैक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो फैक्ट सब्जेक्टिव हो सकता है, या तो फैक्ट्स तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो रियल है, जो ट्रूथ है, तुम्हारा रियलिटी है। रियलिटी यही ना है बच्चे लोग कि स्टेप फादर है, वहां पे गर्ल बहुत कमजोर है, उसके माता से और पूछा गया कब से कमजोर है, अभी तक क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, ये रियलिटी, या आपने क्या ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पता किया। फैक्ट्स दो तरह का हो सकता है, एक आपका सब्जेक्टिव फैक्ट्स और एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिव का जो है रियल में, और सब्जेक्टिव मतलब जो आप सोच रहे हो, आप एक बिलीफ सिस्टम, क्योंकि आपका भी सोचने का तरीका है। हो सकता है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि हो सकता है कि स्टेप फादर बढ़िया से केयर नहीं कर रहे हो उस बच्ची को, हो सकता है कि सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा हो बच्ची का, इसलिए मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। वो बोला नहीं गया, बट पर्सनल बिलीफ्स, आप अपने बिलीफ से ये फैक्ट्स आप क्या कर रहे हो, हासिल कर रहे हो, अनबिलीफ सिस्टम। और इन्फेरेंस से, क्योंकि जो चीज आपका प्रेजेंट है उस हिसाब से आप इन्फेरेंस बना रहे हो कि पक्का ऐसा हुआ होगा तभी ऐसा होगा, बट रियल फैक्ट नहीं है। अच्छा, सीआईडी इंटेलिजेंस लोग ऐसे ना काम करता है, सब्जेक्टिव बेस होता है, रियल इनपुट भी मिला है, रियल इनपुट के बेसिस पे वो सब्जेक्टिव डेटा निकालता है, दोनों ही आप, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव भी, रियलिटी वाला भी फैक्ट्स निकाल लिए और आप सब्जेक्टिव फैक्ट्स को भी कलेक्ट कर लिए अपने माइंड के बेसिस पे, आपका जितना समझ है, आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो कॉग्निटिव लेवल है, उस हिसाब से। स्टेप 2, अब यहां पे अप्लाई द अप्रोचेस ऑफ एथिक्स, अप्रोच ऑफ एथिक्स। अब यहां पे तुम जो एथिक्स का अप्रोच है, हाँ, एथिक्स का जो अप्रोचेस है उसको तुम यहां पे अप्लाई करो। एथिक्स का अप्रोच हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 5 है ना हमारे पास। यूटिलिटियन अप्रोच यहाँ फिट बैठ पाएगा क्या इस केस में, क्या जस्टिस अप्रोच फिट बैठ पाएगा क्या, ठीक है ना, क्या कॉमन अप्रोच जो है वो फिट बैठ पाएगा क्या जो राइट बेस्ड अप्रोच है वो फिट बैठ पाएगा क्या वर्च्यू एथिक्स है और अप्रोच क्या फिट बैठ पाएगा क्या। तो इस केस में देखते हैं यूटिलिटियन अप्रोच कोई काम का नहीं, जस्टिस अप्रोच, कॉमन अप्रोच ये कोई काम का नहीं, राइट अप्रोच बैठ पाएगा, वर्च्यू छोड़ दो। हमारा एक्शन कहाँ तक होगा इससे सीखेंगे, तो उसे भी बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये है, जस्टिस अप्रोच और राइट बेस्ड अप्रोच का। बात समझे स्टूडेंट। तो 5 आपके पास अप्रोच है ना, केस के हिसाब से अलग अलग अप्रोच लोगे आप, बात समझे। और ये दोनों में एक कोई पकड़ लो, दोनों में तुम सबसे अच्छा पकड़ लो राइट बेस्ड अप्रोच, कोई पकड़ सकते हो। ये आपने बोला कि चलो इस अप्रोच के साथ हम काम करेंगे, हो गया। अब आया स्टेप 4। स्टेप 4 क्या होगा बताओ सुनील, स्टेप 4 क्या होगा यहाँ पे। यस,
implement the decision. इम्प्लीमेंट द डिसीजन. बट हो सकता है कि उस समय जब आप डिसीजन इम्प्लीमेंट करें तो उस समय आपने कंसल्टेशन किया हो. जैसे मैं एक टीचर हूँ और मैंने दूसरे टीचर से जो अनुभवी टीचर है उससे भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, और मैंने सोच लिया कि ये राइट बेस्ड अप्रोच है, यहाँ बच्चे का राइट्स का बात है. दोनों ही ले सकते हो, दोनों ही लगभग इक्वली है. लेट से मैं बोल रहा हूँ कि राइट बेस्ड अप्रोच है, तो मैंने इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया. कोई भी डिसीजन मैंने सोचा और मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया और मैंने एक एक्शन ले लिया. ठीक है, मैंने एक एक्शन ले लिया. जैसे लेट से मैंने एक एक्शन ले लिया, एक ट्यूटर अब पढ़ाएंगे बच्चे को अलग से, या मैं ही 1 घंटा टाइम दूंगा छोटे बच्चे को, क्योंकि मैंने सब चीज़ को समझा. मैंने समझा कि बच्चा का राइट बेस्ड अप्रोच है, उसको भी पढ़ने का अधिकार है, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार है. तो मेरा डिसीजन है कि मैं 1 घंटा अलग से मैं बच्चे को दूंगा और बच्चे से बात करने की कोशिश करूँगा. जैसे एक मूवी आया था ना आमिर खान का, तारे ज़मीं पे, उसमें एहसान अवस्थी को कितना बढ़िया से आमिर खान देखता है. बिल्कुल राइट बेस्ड अप्रोच, क्योंकि माता पिता दोनों परेशान थे. उस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, माता पिता दोनों परेशान थे कि हमारा बच्चा का कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है. क्योंकि जब बोर्ड पे कुछ लिखता था तो उसको चांद तारा समझ में आता था पूरा. बात समझे. मगर आमिर खान जो है गाना उना गा के उसके हिसाब से उसने एडजस्ट किया. सोचो अब किस लेवल पे वो टीचर होंगे. ठीक है ना. आप जब ड्रामा कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो फिर बाकी टीचर भी टेंशन में आ रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है इस क्लास में. मैं करते 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 जो रियल टैलेंट है वो तो निकाल दिए उससे. अब चला वो बहुत बड़ा ओपेंटर था वो लड़का, क्योंकि वो देखे कि इसका हुनर कहाँ है, इसका हुनर कहाँ है, हुनर पहचानना है. जैसे हुनर पहचान लिया उसमें उसको एक्सप्लोर कर दिया, वो बहुत बाद में जाकर बहुत बड़ा पेंटर बन गया. वो यही ना है मोरल. तो बिल्कुल उसको टाइम दीजिए. देखो आप बिल्कुल आमिर खान वाला केस दीजिए और लोगों से बीच में ना अच्छे से इंटरेक्ट करवाइए, और पहले तो शेयरेबल बनाइए कि हम हमसे सब कुछ शेयर कर सके. और ये चीज़ आपने क्या किया, आपने दिमाग में ठान लिया इस चीज़ को, बट कब आपने पहले कंसल्ट भी किया इससे. तो कंसल्टेशन किया आपने और आप डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर लिए. ठीक है, आप 1 घंटा उसको देंगे और आपका सेटअप रहेगा, बच्चा वाला सेटअप रहेगा, कोई मैच्योर वाला उसको पढ़ाई नहीं करेंगे. स्टेप 5 क्या होगा स्टूडेंट? ऑब्जर्व द रिजल्ट. आपने क्या पाया ये करके. हो सकता है कुछ प्लस पाया हो, कुछ आपने नेगेटिव पाया, ऐसा हो सकता है ना एक्सपीरियंस. तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखे. और आपका एक्सपीरियंस में दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है. और आपने जो थ्योरी पे माइंड पे जो किया था कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ये होगा, तो कितना इम्प्लीमेंट हुआ वो चीज़. ये तो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो. इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑब्जर्व द रिजल्ट. रिजल्ट क्या हुआ उसका, और यदि रिजल्ट बेटर हुआ और कहीं ना कहीं राइट बेस्ड अप्रोच से सही हुआ वो तो सही है. बच्चे मान लो बच्चा पढ़ने में ठीक हो गया, जैसे आमिर खान करवाए थे, बच्चा पेंटर बन के निकल गया, बच्चा आर्किटेक्ट बन के निकल गया, तो आपका सभी चीज़ सफल हो गया. बात समझे स्टूडेंट. इसलिए टॉपिक क्या है? एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो कोई भी धर्म संकट में यदि फंस जाओगे स्टूडेंट, तो ये 5 प्रोसेस से तुम लोग काम करोगे. स्पेशली 4 प्रोसेस है, इसमें तो तुम्हारा रिजल्ट तुमको दिख जाएगा. बात समझे ना. पहले क्या करोगे, अभी रुको मुझे बोलने दो. पहले देखो कि इसमें धर्म संकट है कि नहीं है, एथिकल कंसर्न है कि नहीं है. एथिकल कंसर्न है, ठीक है. तो जो भी कंसर्न्स है, जो भी फैक्ट है, उससे रिलेटेड तुम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इकट्ठा कर लोगे. समझे. उसके बाद ये 5 अप्रोच में कोई भी एक अप्रोच जो आपको सुइटेबल लगे, जो केस के हिसाब से फिट होता हो, उस पर लगा दो. बात समझे. और उस हिसाब से डिसीजन इंप्लीमेंट कर लो. बट वाइडर कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर के साथ और कंसल्टेशन कर लो, जहाँ पे लगे कि और बाकी लोग का भी ज्ञान लेंगे तो हमारा डिसीजन और बेटर हो सकेगा. सही बात है. बड़ों का ज्ञान लेना चाहिए, एक्सपीरियंस आदमी से सीखना चाहिए. और उसके बाद आप ऑब्जर्व करो कि आपने क्या चीज़ों को सीखा, और आप जो सोच रहे थे कहाँ तक आप इंप्लीमेंट कर दिए. और जो भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो वहाँ से आप सीख के फ्यूचर में इंप्लीमेंट कर पाओगे. होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट? बोलो क्या सवाल है तुम्हारा. बिल्कुल. हाँ, तो केस स्टडी का मतलब ही होता है कि आपको धर्म संकट है, एथिकल कंसर्न है.
अब ऐसा वो टीचर के लिए थोड़ी है कि जो ऐसे करके बैठा रहे, वो उस टीचर के लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो काम करता है। और जब तुमको सवाल जो दिया जाएगा सिविल सर्विस में, केस स्टडी दिया जाएगा, तो सब तो एथिकली कंसर्न होगा। इससे पहले तुम 5th क्लास में देखे थे ना केस स्टडी में नक्सल का, वो था कि नहीं था उसमें एथिकल कंसर्न? हाँ, गवर्नेंस एफिशिएंसी वर्सेस सिक्योरिंग और लाइफ, था ना एथिकल कंसर्न? तो हमेशा एथिकल कंसर्न रहेगा, तभी आप कहोगे कि इसमें इस तरह की चीज़ आप इनपुट डालोगे। हाँ देखो स्टूडेंट, चाहे यूटिलिटियन अप्रोच हो, चाहे जस्टिस अप्रोच हो, चाहे कॉमन गुड अप्रोच हो, चाहे राइट बेस्ड अप्रोच हो, चाहे वर्च्यू अप्रोच हो, इसका देखोगे मोर और लेस जो एंड रिजल्ट लगभग सबका सिमिलर ही आएगा, क्योंकि सब में एथिकल कंसर्न्स, सब में एथिकल वैल्यूज़ को ही प्रोपेल करने का बात था। यदि आपका वर्च्यू एथिक्स स्ट्रांग है तो कोशिश करोगे यूटिलिटियन अप्रोच में और मैक्सिमम गुड हो, और कम से कम, बहुत कम तुम्हारा हार्म हो, तो सबको भी तुम इंटीग्रेट करके चल सकते हो। और बहुत सारा अप्रोच एक दूसरे से क्लैश भी करेगा। एंड में देखोगे तो किसी भी अप्रोच से चलो स्टूडेंट, यदि मान लो कि एक केस में 2-3 अप्रोच फिट बैठता है, और मान लो कि एक ऐसा केस होगा जहाँ पे सभी अप्रोच फिट बैठेगा, तो जो एंड रिजल्ट है किसी भी रास्ता से जाइए, एंड रिजल्ट लगभग आप वहीं पहुँचिएगा। तो ये हमें अप्रोचेस सिखाता है कि कैसे हमारा डिसीजन एथिकली करेक्ट हो। होप सो समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया आज का क्लास।